हेलो साथियों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार फिट आईटीआई पर। और आज ये एमपीपीजीसीएल की फुल कोर्स की कंप्लीट सीरीज चल रही है यूट्यूब पर। इसके पीछे की क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो चैनल के प्लेलिस्ट को आप लोग ज़रूर विजिट करिएगा। वहाँ पे क्लास 1 से देखना स्टार्ट करेंगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी। और हाँ, आप लोग का सहयोग उतना बेहतरीन नहीं है, तो हो सकता है कि इसके आगे की सीरीज़ यूट्यूब पे ना आए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जितने भी ग्रुप बने हुए हैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को शेयर करेंगे, तो ये क्लासेस कंप्लीट यहाँ पे भी चल सकती हैं। लेकिन ये सीरीज़ अगर आगे कंटिन्यू नहीं होती है, और फिलहाल जो बच्चे डेडिकेशन से तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए फुल कोर्स चल रहा है, जिसमें आपको वीडियो क्लास, क्लास की नोट्स और टेस्ट सीरीज़, ये तीनों चीज़ें अवेलेबल होगी। फीस आपकी 499 रुपये है। एग्ज़ाम की वैलिडिटी आपकी जब तक आपका एग्ज़ाम हो नहीं जाएगा इस कोर्स की वैलिडिटी रहने वाली है। जितने भी ट्रेड के बच्चों ने अप्लाई किया है, चाहे वो मशीनिस्ट हो, चाहे वो फिटर हो, चाहे वो वेल्डर हो, चाहे वो मोटर मैकेनिक व्हीकल हो, चाहे वो डीजल मैकेनिक हो, चाहे वो पंप ऑपरेटर ट्रेड वाले बच्चे उन्होंने अप्लाई किया है, वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे बेहतरीन तरीके से फुल डेडिकेशन के साथ आप तैयारी कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार करने में मेरी थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ टेस्ट देना चाहते हैं वो टेस्ट सीरीज़ यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की क्लास को हम लोग करते हैं स्टार्ट। आज की क्लास नंबर है 5। इसके पीछे की क्लास 4 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि वो चारों क्लास आपको देख के लग रहा होगा कि एग्जाम में सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं और वो सारे नोट पॉइंट एक कॉपी पर आप लोग लिख रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्त, वो क्या है? फेरस मेटल, है ना। फेरस मेटल का मतलब क्या है? लौह धातु। बिल्कुल सीरियल से चलना है ना। कोई भी कोर्स आप कवर कर रहे होंगे तो सभी में सीरियल से ही आपको पढ़ना है। इसके पीछे की क्लास में हमने क्या पढ़ा है? मेटल के बारे में पढ़ा है। मेटल के बारे में पढ़ा यानी धातु के बारे में पढ़ा। मेटल यानी कि धातु। अब आपको हमने बताया था कि आपके स्ट्रीम में, आपकी ट्रेड में ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी मैकेनिकल ग्रुप की ट्रेड हैं, सबसे ज़्यादा उपयोग किसका है दोस्त? धातु का है, मेटल का है। तो मेटल का लेक्चर मैं पीछे की क्लास में कवर कर चुका हूँ, जिसमें हमने मेटल के अलग अलग गुणों के बारे में अध्ययन किया, चाहे वो भौतिक गुण हो, चाहे वो यांत्रिक गुण हो, चाहे वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो, है ना। अब आज देखिए, मेटल को जब आप मेटल को क्लासिफाई करते हैं तो आपको पता है कि मेटल में दो प्रकार से क्लासिफिकेशन निकल के आता है। एक तो फेरस मेटल होता है, एक होता है नॉन फेरस मेटल। नॉन फेरस मेटल, है ना। तो आज हम लोग जो कवर करेंगे वो ये वाला पार्ट कवर करेंगे। इससे पहले क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे, उससे पहले एक बहुत छोटा सा क्लासिफिकेशन मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मटेरियल जो हमारा पदार्थ होता है, उस पदार्थ को हम लोग मेटल और नॉन मेटल में क्लासिफाई करते हैं, है ना। मेटल और नॉन मेटल में बांटते हैं दोस्त। ध्यान से समझिएगा, सवाल यहाँ से बना था पिछली बार भी, है ना। तो देखिए, आपका क्या है? मेटल यानी धातु, और नॉन मेटल, नॉन मेटल यानी कि अधातु। आपको जो पढ़ना है ये वाला पार्ट पढ़ना है। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, इसको खोलेंगे। देखिए, मेटल के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया है ना, कि धातुओं क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उनके गुण क्या है। जब आप मेटल के अंदर फिर से जाएंगे तो आपको एक बात तो पता है कि मेटल जो आपका मिल रहा होता है वो कहाँ से मिल रहा होता है? ओर से मिल रहा होता है, ओर से मिल रहा होता है, ओर से। और आपको पता है कि हम लोग जो पढ़ते हैं वो लौह मेटल, लौह धातुएं पढ़ते हैं या तो अलौह धातुएं पढ़ते हैं। अब लौह धातु जिस ओर से हमको प्राप्त होता है वो चार प्रकार के होते हैं ना, हेमाटाइट, लिमोनाइट, साइडराइट, आपने पढ़ा होगा उसके बारे में। तो उन्हीं ओर से हमने क्या किया, मेटल को फिर से हमने बांटा। अगर उस ओर में, उस ओर से बना हुआ जो मेटल है, धातु है, अगर उसमें लोहा है, कुछ भी परसेंट में अगर उसमें लोहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्त? फेरस मेटल बोलेंगे। फेरस मेटल, है ना, यानी कि लौह धातु। मैं समझा रहा हूं, समझते चलिएगा, है ना, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लौह धातु का मतलब क्या है? कि उसमें लोहा है। जो खनिज से, जिस ओर से हमने मेटल को निकाला, अगर उसमें लोहा का कंटेंट हमको मिल जाता है, थोड़ी सी मात्रा में भी अगर हमको लोहा मिल गया, तो इसका मतलब क्या है? उसको हम लोग लौह मेटल बोलेंगे, यानी कि फेरस मेटल, लौह धातु बोलेंगे। अगर लोहा नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई? नॉन फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल,
नॉन फेरस मेटल का मतलब क्या है? अलौह धातु, अलौह धातु। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आपने डिटेल में पढ़ा नहीं होगा, मैं डिटेल में चीज़ों को लेकर के चलता हूँ। जैसे जब फेरस मेटल को आप देखेंगे तो फेरस मेटल में जैसे सबसे अच्छा उदाहरण आपके सामने मिलता है क्या? जिसके आगे आयरन लगा हो, है ना। आयरन का मतलब क्या है? लोहा। तो लोहा, फेरस मेटल कौन कौन सी धातुएं होंगी? जैसे आपके पास सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वो क्या है आपके पास? पिग आयरन। पिग आयरन, पिग आयरन की हिंदी क्या होती है? यानी कि कच्चा लोहा, है ना, रॉ लोहा। कैसा लोहा? कच्चा लोहा, कच्चा लोहा। ये किस में आ गया? लौह धातु में आ गया। इसके अलावा फिर से आप आगे आएंगे बढ़ेंगे, फिर से आगे आएंगे बढ़ेंगे, तो फिर आपके पास क्या मिलेगा? कास्ट आयरन। कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहा। सवाल कैसे बनेगा? लौह धातु के अंतर्गत आने वाले मटेरियल। पिग आयरन, पिग आयरन का क्या नाम होता है? कच्चा लोहा, है ना। और सबसे पहले जब आप क्या करेंगे, इस ओर से क्या करेंगे, इसकी क्लीनिंग करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग निकालते हैं लोहे को, कैसे बनाते हैं, पूरी फर्नेस के एक एक ट्रिक को समझेंगे। तो जब इस ओर से आपने क्या किया, फेरस मेटल को अलग किया, और उस फेरस मेटल से जो हमारा पहला धातु निकल के आता है, लोहा, सबसे कच्चा लोहा जो यूज नहीं किया जाता है ज्यादा, वो क्या निकल के आता है दोस्त? पिग आयरन निकल के आता है ना, यानी कच्चा लोहा। इसके बाद हम लोग इसको पकाते हैं, सीधा से समझिए। कच्चा लोहा, खाना आप भोजन करते हैं तो सबसे पहले कच्चा अनाज ही तो आपके पास आता है, तो ये क्या है? कच्चा लोहा है। उसके बाद क्या होगा दोस्त? उसके बाद आपके सामने आएगा कास्ट आयरन, है ना। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, तुम्हारे पास क्या आएगा? रॉट आयरन। रॉट आयरन, रॉट आयरन का मतलब क्या होता है? पिटवा लोहा, पिटवा लोहा। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? स्टील मिलेगा, यानी कि इस्पात। समझते चलिएगा। ये सब किस में आ गया? आपका लौह धातु में आ गया। अब आप कहेंगे कि सर अलौह धातु में क्या होगा तब? अरे भाई, अलौह धातु में वो होगा जिसमें लोहा नहीं होगा। ये तो सारी की सारी बात किसकी हो गई? लौह धातु की हो गई। तो लौह धातु में इतने मटेरियल हो गए, तो अलौह धातु में कौन? जैसे कि आपका एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, टिन हो गया, ये सब क्या है? गोल्ड भी, सोना जो है आपका, वो भी किस में आएगा? अलौह धातु में आएगा, है ना। कैसे? जैसे कि आपका एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, आपका जिंक हो गया, है ना। इसके अलावा टिन हो गया। ये सब किस में आ जाएंगे? आपके अलौह धातु में आ जाएंगे। आप सोना जो आभूषण पहनते हैं, वो गोल्ड भी किस में आ जाएगा? आपका इसी में आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई? तो ये सब किस में आ जाएगा? नॉन फेरस मेटल। इसका मतलब ये है कि ये ऐसी धातुएं हैं जिसमें लोहा का कंटेंट नहीं है दोस्त, है ना। क्या है? लोहा का कंटेंट नहीं है ना। ब्रास यानी कि पीतल का नाम आपने सुना होगा, अगर वो भी ऑप्शन में आता है तो उसको भी टिक करना है। क्या है? ब्रास। ऐसी धातुएं जिनमें लोहा नहीं है। इसमें लोहा नहीं है, एक मिनट, हाँ, इसमें क्या है दोस्त? इसमें लोहा नहीं है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अलौह धातु बोलेंगे। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, मेटल आपने देख लिया, नॉन मेटल का क्लासिफिकेशन यहां नहीं होगा क्या? थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको, बता ही रहे हैं तो इसको भी बताना जरूरी है ना। चलिए इसके बारे में समझते हैं। नॉन मेटल, नॉन मेटल में फिर दो प्रकार से निकल के आता है। देखिए, यानी धातु नहीं है वो, है ना, धातु के गुण नहीं है तो नॉन मेटल हो गया। अब नॉन मेटल में क्या होगा? एक तो होगा ऑर्गेनिक पॉलीमर, जैसे प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया। क्या ये धातुएं हैं? धातुएं नहीं है, है ना। यानी कि क्या है? ये अधातु है। क्लियर है? तो इसमें आगे आएंगे आप तो इसमें क्या बनेगा आपका? ऑर्गेनिक पॉलीमर। ऑर्गेनिक पॉलीमर, ऑर्गेनिक पॉलीमर में जैसे आपका क्या आ गया? रबर आ गया, प्लास्टिक आ गया। क्या ये धातु है? क्या इसमें कंडक्टिविटी का गुण है? क्या इसमें मैग्नेटिज्म का गुण है? नहीं है। इसमें किसी प्रकार का भौतिक या मैकेनिकल गुण यानी कि यांत्रिक गुण आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो आपके धातुओं में देखने को मिलता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन मेटल बोलेंगे। या तो ऑर्गेनिक पॉलीमर होगा, या तो आपके पास क्या होगा? सिरेमिक हो गया। अब सिरेमिक कौन सा होगा? सिरेमिक, इसी सिरेमिक की आप लोग टाइल लगवाते हैं घरों में, टाइल, है ना। तो टाइल हो गया, इसके अलावा कप हो गया, प्लेट हो गया, वो सब क्या धातुएं हैं? वो सब तो अधातुएं हैं।
तो इसका मतलब क्या हुआ हो गया, अधातु में दो प्रकार से ऑर्गेन पूछा जाएगा भाई सवाल, है ना, इसको ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब क्या हो गया, नॉन मेटल ऑर्गेनिक पॉलीमर जैसे कि प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ये सब क्या है, अधातुएं हो गई, यानी कि इनमें धातु नहीं है, ये धातु का कोई गुण नहीं है। वहीं पे सिरेमिक हो गया, जैसे कि टाइल और कप, टाइल जो आप घरों में यूज करते हैं, कप हो गया, प्लेट हो गया, सिरेमिक की यूज होती है। धातु के बारे में हम लोग बात करें तो धातुओं में अगर फेरस है, लोहा है, तो उसको हम लोग लौह धातु बोलेंगे, लोहा नहीं है तो उसको अलौह धातु बोलेंगे। लौह धातु में हम लोग कच्चा लोहा, सबसे पहले हमारा जो प्राप्त होगा क्या होगा, कच्चा लोहा प्राप्त होगा। कास्ट आयरन, राट आयरन, स्टील, ये सब क्या है, कार्बन की परसेंटेज घटने बढ़ने से, अभी हम लोग समझेंगे, तो क्या होता है, ये अलग अलग चीजें मिलती हैं, कोई अंतर नहीं है इन सब में, सिर्फ कार्बन की परसेंटेज को कम ज्यादा करना है। उसके अलावा नॉन मेटल अलौह धातु में आपका जैसे एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, टिन हो गया, गोल्ड हो गया, ब्रास हो गया, है ना, ये सब किस में आ जाएगा दोस्त, नॉन मेटल में आ जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए, जैसे हमने यहां पे देखा कि जो आपकी लौह धातुएं हैं, वो लौह धातुएं मिलती कैसे हैं हमको, किस किस फॉर्म में, यहां से भी पूछा जाता है ना। फेरस मेटल, फेरस मेटल यानी कि लौह धातु, ब्लैक से लिखते हैं, लौह धातु। देखिए, जब हमको खदानों से, खानों से खनिज, आपको पता है खनिज से बन रहा है, अब खनिज और ओर में बेसिक सा अंतर आपको पता होना चाहिए कि ओर भाई जिससे हम लोग डायरेक्ट मेटल निकाल लें, और खनिज क्या है, वही है जो भू परपट्टी पर हमको डायरेक्ट रूप में मिलता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर डायरेक्ट हमको, वीडियो बफरिंग हो रही है क्या, क्या है, हम्म, ठीक है, वो थोड़ी सी समस्या है। ठीक ठीक, चलिए, तो जैसे ही आपने क्या किया, ओर को, आयरन ओर को निकाला बाहर खदानों से, तो सबसे पहले आपके पास तो ओर ही निकलेगा, ओर ही निकलेगा, है ना, यानी कि अयस्क निकलेगा, अयस्क निकलेगा, है ना, हेमाटाइट, लिमोनाइट, साइड्राइट, ये सब क्या है, अयस्क हैं लोहे के। उसको आपने क्या किया दोस्त, अलग अलग प्रोसेस से साफ किया, है ना, साफ किया, उसका आपने स्मेल्टिंग किया, उसका आपने प्रगलन किया, है ना, जिसे भट्टी में पिघलाया, तब तैयार किया आपने, तब आपके सामने क्या निकल के आता है, पिग आयरन निकल के आता है, पिग आयरन निकल के आता है। पिग आयरन का मतलब क्या हो गया आपका, कच्चा लोहा, कच्चा लोहा। अब दोस्त कच्चा लोहा निकल के आएगा तो इसमें रहेगा क्या क्या, इसमें रहेगा 4.5% से लेकर के लगभग 6.5% तक, है ना, 4.5% से 6.67% तक क्या रहेगा इसमें, कार्बन रहेगा। बाकी क्या रहेगा, लोहा रहेगा, लौह मेटल है, लौह धातु है ना, तो क्या रहेगा इसमें, बाकी का परसेंटेज जो रहेगा दोस्तों लोहा रहेगा, और इसके साथ में और भी कुछ अशुद्धियां मिली होंगी जिसको हम लोग साफ करेंगे। वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, सॉरी इसके लिए, थोड़ा रुक के चल रहा हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा इशू होना नहीं चाहिए। एक मिनट, एक मिनट, इंटरनेट, ठीक है, अब कोई समस्या नहीं होगी। तो देखिए, 4.5% से 6.67% तक कार्बन है, बाकी का क्या है उसमें लोहा है ना, लगभग 94% तक क्या रहता है इसमें, लोहा रहता है, लोहा। अब बाकी आगे नीचे हम लोग जो भी बात करेंगे ना, उसमें लोहा की परसेंटेज मैं नहीं लिखूंगा, जितना कार्बन की परसेंटेज, और वही पूछा भी जाता है, बाकी रिमेनिंग जो बच जाए वो आप लोहा समझेंगे। चलो भाई, ठीक है। अब देखिए, इस पिग आयरन को आपने क्या किया, फिर से थोड़ा सा साफ सफाई किया, इस पिग आयरन को आपने थोड़ा सा फिर से क्या किया, साफ सफाई किया, तो फिर आपके सामने क्या निकल के आया, फिर आपके सामने निकल के आया दोस्त रॉट आयरन, सॉरी, रॉट आयरन नहीं, कास्ट आयरन, कास्ट आयरन, कास्ट आयरन के हम लोग क्या बोलते हैं, ढलवा लोहा। हम आपको ऑर्डर से बताएंगे ना, जिससे आगे पीछे आपको याद ना हो, रॉट आयरन लिखवा देंगे, कार्बन की परसेंटेज वेरी कर जाएगी, तो आप कहोगे सर ये क्या हो गया, है ना। चलो, तो कास्ट आयरन थोड़ा सा हम लोग और इंप्रूव किया हम लोगों ने इसको, तो हमारे पास क्या निकल के आया, इसको
इसको अलग कलर से, हाँ हमारे पास क्या निकल के आया, कास्ट आयरन निकल के आया। अब कास्ट आयरन में भैया परसेंटेज कितनी, तो लगभग 2% से लेकर के, लगभग 2% से लेकर के 4% तक या 4.5% तक आपका क्या रहता है, कार्बन रहता है। तो बाकी रिमेनिंग का परसेंट क्या है सर, बाकी जो बचा हुआ परसेंट है उसमें लोहा है और कुछ और अन्य तत्व हो सकते हैं, है ना, जैसे सिलिकॉन, आर्सेनिक, सल्फर, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो कार्बन की परसेंटेज इतनी हुई। फिर आपने क्या किया, इसमें और कार्बन की परसेंटेज क्या किया, आपने घटाया। जब आपने फिर कार्बन की परसेंटेज घटाया तो आपके सामने क्या निकल के आया दोस्त, आपके सामने निकल के आया स्टील। समझते जाइएगा, ये स्ट्रक्चर याद रहेगा तो चीजें आसान रहेंगी। अभी मैं यहाँ पे रॉट आयरन लिख देता तो चीजें आपको याद नहीं होती, इसलिए मैं सीरियस लेके चल रहा हूँ, सीरियल से। स्टील का मतलब क्या हो गया दोस्त, इस्पात। अब इस्पात में कितना परसेंटेज कार्बन रहेगा दोस्त, इस्पात में कार्बन की परसेंटेज जो रहेगी वो कितनी रहेगी, 0.15 से लेकर के या 0.05 से लेकर के, है ना, डेड माइल स्टील तक हम लोग जाएं तो लगभग 0.05 से लेकर के 1.5 तक, है ना, हाई कार्बन स्टील तक अगर हम लोग, अभी स्टील का स्ट्रक्चर बताते हैं। अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन है तो वो आपका क्या हो जाएगा, स्टील हो जाएगा। अब ये रेंज हमने जो लिखा, मैं बार बार यहाँ सोच रहा था कि कौन कौन सी रेंज आपको लिखाऊं, है ना, तो इसका मतलब कि स्टील के अलग अलग ग्रेड अवेलेबल हैं, पिग आयरन के भी अलग अलग ग्रेड अवेलेबल हैं। इन सब को पढ़ना है आपको इस चैप्टर में और सवाल बनेंगे यहाँ से। चलो भाई, अब स्टील को हम लोग फिर से अगर खोलें तो स्टील जो है वो 3 से 4 टाइप की स्टील आपको देखने को मिल जाती है। ऐसे ही नोट्स बनाइएगा अच्छे से, बढ़िया से। देखिए, सबसे कम कार्बन परसेंटेज की जो आपके पास स्टील होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेड माइल्ड स्टील। डेड माइल्ड स्टील, एस लिख दिया मतलब स्टील है वो। डेड माइल्ड स्टील का मतलब क्या है, मृत कार्बन इस्पात, है ना, ऐसे आप कह सकते हैं, मृदु इस्पात, है ना, ये डेड है। फिर हम लोग आगे आएंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, लो कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील, इसी लो कार्बन स्टील को हम लोग और एक नाम से जानते हैं दोस्त, वो क्या हम लोग जानते हैं, एमएस नाम से जानते हैं, जिसको आपने पढ़ा होगा माइल्ड स्टील के नाम से। पढ़ा है ना, इसको आपने क्या पढ़ा है, माइल्ड स्टील के नाम से पढ़ा है। फिर और आगे आप जाएंगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, मीडियम कार्बन स्टील। मीडियम कार्बन स्टील। फिर और आप नीचे आएंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील। अब ये क्या सर, स्टील में इतना ज्यादा, हाँ इतना ज्यादा। इसमें कार्बन की परसेंटेज डेड माइल्ड स्टील में जो होती है वो 0.05 से भी कम या इसके आसपास होती है। तो इसमें जो कार्बन की परसेंटेज होगी वो 0.05 होगी, है ना, या 0.5 से लेकर के 0.1 तक हो सकती है, 0.10 या 0.15 तक, है ना। उसके अलावा, है ना, 0.05 से 0.15 तक, चलिए मैं लिख ही देता हूं। चलिए, उसके बाद आते हैं हम लोग लो कार्बन स्टील में, तो ये कहां तक होता है, तो 0.15 से लेकर के 0.30 तक परसेंटेज ऑफ कार्बन। परसेंटेज ऑफ कार्बन, ये दिखेगा ना, अलग कलर में कर देते हैं, परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन। फिर हम लोग मीडियम कार्बन स्टील में आते हैं तो ये कहां तक जाता है, ये जाता है 0.45 से लेकर के 0.90 तक परसेंटेज ऑफ कार्बन। समझिएगा, ये कार्बन की परसेंटेज है, बाकी जो रिमेनिंग परसेंटेज बचा उसमें आयरन और अन्य तत्व होते हैं। हाई कार्बन स्टील कहां तक जाता है, 0.90 से लेकर के 1.5% ऑफ कार्बन। अभी तक आप दशमलव में चल रहे थे, यहां जाकर के कितना मिला है आपको, 1.5% कार्बन मिला है। तो वही हमने यहाँ पे रेंज लिखाया है। अगर सिर्फ स्टील के बारे में पूछेगा तो 0.05 से लेकर के 1.5% तक कार्बन है। इसके अलावा स्टील को इन इन ग्रेडों में क्या किया गया है, बांटा गया है दोस्त। इतनी बात क्लियर हुई। फिर आप बोलेंगे कि नहीं, स्टील से हमको नीचे और साफ करना है और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन चाहिए हमको, तो आप क्या लेकर के आएंगे, तब आप इंट्रोड्यूस करेंगे किसको, रॉट आयरन को। थोड़ा सा और नीचे लेकर के आते हैं हम लोग, रॉट आयरन यानी कि पिटवा लोहा, है ना, पिटवा लोहा। इसमें कितना कार्बन परसेंटेज होता है, लेस देन
0.05%। तो अब बताइए इसका एक नाम और क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसको ऊपर स्लाइड करते हैं, प्योर आयरन, है ना। पूछेगा आपसे कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, तो रॉट आयरन। क्यों? क्योंकि इसमें 0.05 यानी कि 99.95% इसमें क्या होता है, लोहा होता है, यानी कि प्योर फॉर्म ऑफ आयरन है ना। वो क्या था, आपका कच्चा लोहा था, उसको आपने फिर ठीक किया तो कास्ट आयरन निकल के आया, उसमें आपने और कार्बन की परसेंटेज क्या किया, घटाया, और लोहा बढ़ाया, है ना, तो क्या आया, स्टील निकल के आया। लोहा बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ लोहा सबसे ज़्यादा, इसलिए प्योर फॉर्म ऑफ लोहा हो गया, सबसे प्योरेस्ट हो गया। स्टील की ये ग्रेड रही। मैं आशा करता हूं कि जो चीज़ें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझ में आ रहा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। अब आगे बढ़िए, तो अगला आपका टॉपिक क्या है, ये पढ़ना है हमको, सीरियल से सारे पढ़ने हैं हमको, तब आपका लौह, है ना, लौह धातु का जो है क्लियर होगा। लौह धातु ही आपके सिलेबस में है भी। तो पिग आयरन, अब पिग आयरन क्या है, पिग आयरन के बारे में बेसिक से इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया कि भैया इसका कार्बन के परसेंटेज कितना होता है, लगभग 4.5% से लेकर के 6.67% ऑफ कार्बन। बाकी जो बचा, उस बाकी बचे हुए तत्वों में आपका क्या होता है, आयरन होता है, यानी कि लोहा होता है, लोहा होता है। तो पिग आयरन कैसा है, पिग आयरन कच्चा रॉ फॉर्म है लोहे का, और इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, यानी कि लो क्वालिटी का है, और इसका यूज़ भी क्या होता है, लेस होता है ना। तो यह सबसे निम्न क्वालिटी का, निम्न यानी कि कम, यानी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, निम्न गुणवत्ता का लोहा है, लोहा है। हाँ अब ठीक है, ये क्या है, आयरन लोहा होता है, और ये क्या है, सबसे निम्न क्वालिटी का, गुणवत्ता का लोहा होता है। इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है, बहुत कम किया जाता है। देखो, अगर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आपको लग रहा है कि भैया बहुत चीज़ें कॉम्प्लेक्स हैं, बहुत कठिन हैं, तो फिर पढ़ाई आपके बस का नहीं है, छोड़ दीजिए, है ना। अगर डिटेल में पढ़ना है तो चीज़ें, अगर आपको लग रहा है कि बहुत टफ हैं, बहुत चीज़ें नहीं समझ में आ रही, तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा ही। अब आपको कोई इलाज भी कराना है और दवाई भी आपको कड़वी लग रही है, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो इस चीज़ों को तो भाई आपको समझना पड़ेगा, है ना। चलिए, देखिए एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, कल हमने आपको मेल्टिंग पॉइंट बताया था ना, गलनांक बिंदु बताया था, उसमें आपने देखा था कि रॉट आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कुछ और है, कास्ट आयरन का मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक बिंदु कुछ और है। तो वहां पे एक बात का ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे कार्बन की परसेंटेज आपकी बढ़ती जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या होगा, घटता जाएगा, है ना। कार्बन परसेंटेज जैसे जैसे घटेगी, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, बढ़ता जाएगा। देखिए, देखिए पिग आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है ना। वहीं पे जो आपका रॉट आयरन था उसका लगभग 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक था। स्टील का क्या था, कम था। तो कार्बन की परसेंटेज के हिसाब से सवाल पूछा जाएगा आपसे कि कार्बन की परसेंटेज से मेल्टिंग पॉइंट में क्या असर पड़ता है, तो भैया जस्ट अपोजिट होता है ना। और जो पिग आयरन जो आप ये देख रहे हैं, ये मार्केट में अगर आपको देखने को मिलेगा तो ये ग्रेड में अवेलेबल होता है। कैसे अवेलेबल होता है, ग्रेड में। और ग्रेड क्या होती है, ग्रेड नंबर में होती है, 1 से लेकर के 6 ग्रेड तक पिग आयरन, पिग आयरन या कच्चा लोहा, लोहा उपलब्ध होता है, उपलब्ध होता है, उपलब्ध होता है। तो आप कहेंगे सर कि एक भी है और 6 भी है, तो एक का मतलब क्या है, नंबर एक क्वालिटी, है ना। एक का मतलब है कि एक नंबर की क्वालिटी है, एक नंबर का गुणवत्ता है, और 6 नंबर का है कि भैया सबसे लो क्वालिटी है ये। तो आप कहेंगे कि सर पिग आयरन तो वैसे भी बहुत घटिया क्वालिटी का है, उसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, उसमें भी लो क्वालिटी, तो बिल्कुल हाँ,
जो बहुत ही घटिया किस्म का होता है ना, इसके रंगों से पहचान की जाती है ना। तो यानी कि ये 6 नंबर का तो बिल्कुल यूज के ना ही के बराबर होता है। और अगर सबसे बढ़िया क्वालिटी का आपको पिग आयरन चाहिए तो ग्रेड नंबर 1। ये भी सवाल में आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, है ना। तो ग्रेड होता है, इन ग्रेडों में क्या होता है, हमको मार्केट में उपलब्ध होता है पिग आयरन। इतनी सी बात क्लियर हुई। चलिए अब पिग आयरन का हम लोग उत्पादन करते हैं। पिग आयरन को हम लोग बनाते हैं। कैसे बनाएंगे हम लोग? आयरन ओर से बनाएंगे पिग आयरन को। उत्पादन इसका कैसे होगा? उत्पादन कैसे होगा साथी? उत्पादन कैसे होगा? आयरन ओर से, यानी अयस्क से। अयस्क से। तो चलिए मान लेते हैं हम कि हमको आयरन का ओर मिल गया। आयरन का ओर हमको क्या हुआ? मिल गया। अब आयरन का ओर मिलने के बाद उसमें कुछ प्रोसेस करनी होती हैं। आपने खान से निकाला तो सीधे सीधे डायरेक्ट आपने खान से निकाला तो आपको पिग आयरन नहीं मिल जाएगा। आपको आयरन और अभी तो पीछे मैंने बताया कि उसको साफ सफाई करनी पड़ती है, अलग अलग प्रोसेस होती हैं। उन्हीं प्रोसेस के अंतर्गत जो आपको ओर मिलता है दोस्त, जो अयस्क मिलता है, अब उस ओर पे हमको कुछ प्रोसेस करनी पड़ती हैं, जिसमें सबसे पहली प्रोसेस है पिग आयरन में। वो पहली प्रोसेस क्या है? ड्रेसिंग। ड्रेसिंग का मतलब क्या है? प्रसाधन। अब ये क्या है सर? प्रसाधन। देखिए इसका हिंदी नाम क्या होता है? इसका हिंदी नाम होता है सांद्रण। क्या नाम होता है? सांद्रण। सांद्रण का मतलब यह है कि जब आप खान से लेकर के आते हैं आपका ओर, आपको पिग आयरन बनाना है तो बहुत ही बड़े बड़े टुकड़ों में, बुलडोजर्स में मिलता है हमको। उसको क्या करना है? ठोंक पीट करके, कूट कूट करके पहले तो बारीक स्ट्रक्चर में बनाना है। वो किसके अंतर्गत आएगा? ड्रेसिंग या प्रसाधन के अंतर्गत आएगा। इसी को हम लोग सांद्रण के नाम से भी जानते हैं। सांद्रण भी इसको कहते हैं। उसके बाद क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? बड़े टुकड़ों को, मतलब पूछता है दोस्त इसका छोटा सा पूछता है, मतलब कि पिग आयरन बनाते समय सबसे पहले जो प्रोसेस की जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो सांद्रण भी बोलता है, प्रसाधन प्रसाधन भी बोलता है, ड्रेसिंग भी बोलता है। इसके अंतर्गत किया क्या जाता है? तो बड़े बड़े टुकड़े को छोटा करते हैं। क्या करते हैं? छोटा करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे सर? उसमें बहुत तेज धार से पानी से उसकी सफाई करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? पानी से सफाई करते हैं, है ना। क्या करते हैं? फिर पानी की तेज धार से, खेत से कोई चीज लेकर के आते हैं तो पहले पानी से धुलते हैं। मूली है, गाजर है, जो भूमि से निकल रहा है अंदर से, उसका तो हम लोग पानी से पहले साफ ही करते हैं। उसके बाद उसको छीलते काटते हैं, जो भी काम करते हैं हम लोग, सिंपल सी चीज है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं? पानी की तेज धार से मिट्टी, रेत आदि की सफाई करते हैं। की सफाई करते हैं। क्या करते हैं? आदि की सफाई करते हैं। तो ये प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है? सांद्रण कहलाती है ना, या ड्रेसिंग कहलाती है। इसी को आप लोग प्रसाधन के नाम से भी बोलेंगे। अब ठीक है सर, हमने सांद्रण कर लिया, हमने खान से लेकर के आया अपने जो है ओर को लाने के बाद हमने उसमें पानी डाला, बहुत तेजी से साफ सफाई उसकी की। उसके बाद अब क्या करेंगे? उसके बाद आपके पास एक और प्रोसेस आती है। क्या प्रोसेस है? भर्जन और निस्तारण। भर्जन और निस्तारण, ये भी पूछा जाता है कि सर इसके अंतर्गत क्या करेंगे? तो भर्जन और निस्तारण के अंतर्गत क्या करेंगे कि वही जो हमने साफ सफाई की अपने ओर की, उसको हम लोग क्या करेंगे? अब ओर का कुछ ना कुछ तो मेल्टिंग पॉइंट होगा। जैसे चॉकलेट का उदाहरण मैंने आपको बताया था कि चॉकलेट मान के चलिए कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट हो जा रही है, मानता हूं मैं, है ना। फ्रिज में 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखी होती है, आप उसको जेब में रखते हैं, आपके बॉडी का टेम्परेचर 30 to 37, 38 के आसपास है, वो क्या हुआ? मेल्ट हो गया। उसी प्रकार से जो आप ओर लेकर के आए हैं, जो अयस्क लेकर के आए हैं, उसको आपने साफ सफाई किया, सांद्रण किया, आपने प्रसाधन किया उसका। उसके बाद उसका कुछ ना कुछ तो मेल्टिंग पॉइंट अभी भी होगा, ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो गल जाएगा, तो उस टेम्परेचर तक नहीं, यानी मेल्टिंग टेम्परेचर से, मेल्टिंग पॉइंट से, मेल्टिंग पॉइंट से कम तापमान पर, कम ताप पर गर्म करना। गर्म करना क्या कहलाता है? भर्जन और निस्तापन कहलाता है। क्या कहलाता है? भर्जन और निस्तापन। तो आप कहेंगे सर इसकी क्या जरूरत है? तो भाई जब आप ओर को साफ तो कर लिए, रेत मिट्टी तो आपकी साफ हो गई, लेकिन अभी भी कुछ अशुद्धियां बच गई हैं। जैसे आपकी आर्सेनिक बची हुई है। आर्सेनिक, आर्सेनिक जो जमीन के अंदर अशुद्धि मिलती है। इसके अलावा सल्फर बचा हुआ है। इस अशुद्धि को
अशुद्धि को दूर करते हैं। क्या करते हैं साथी? दूर करते हैं। कैसे दूर करते हैं हम लोग? भर्जन और निस्तापन। अच्छा, भर्जन और निस्तापन दोनों अलग अलग चीजें हैं। कैसे अलग अलग चीजें हैं? भर्जन का मतलब क्या है? भर्जन का मतलब ये है कि एयर की उपस्थिति में हम लोग मेल्टिंग पॉइंट से नीचे तापमान पर उसको गर्म करते हैं। यानी इतना भी ज्यादा ना गर्म कर दो कि पिघल जाए, गर्म करना है, गर्म करके आर्सेनिक और सल्फर को दूर निकालना है। भर्जन का मतलब ये है कि हवा की उपस्थिति में, हवा की उपस्थिति में, उपस्थिति में भर्जन। निस्तापन का मतलब क्या है? निस्तापन का मतलब है मेरे दोस्त, हवा की अनुपस्थिति में, हवा की अनुपस्थिति में। अनुपस्थिति में क्या? अरे गर्म करना, और क्या? अनुपस्थिति में, है ना? तो हवा की उपस्थिति में निस्तापन का मतलब क्या है? हवा की अनुपस्थिति में मेल्टिंग पॉइंट से कम तापमान तक हम लोग ओर को गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद उसके अंदर जो आर्सेनिक और सल्फर ये सारी अशुद्धियां होती हैं उनको हम लोग क्या करते हैं साथी? दूर करते हैं। इतनी बात क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? लास्ट प्रोसेस आपके पास क्या आती है? स्मेल्टिंग या प्रगलन। क्या आती है? स्मेल्टिंग या प्रगलन। स्मेल्टिंग या प्रगलन के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है? एक फर्नेस की जरूरत पड़ती है, एक भट्ठी की जरूरत पड़ती है। फर्नेस, एक भट्टी की जरूरत पड़ती है। तो पूछता है सवाल, है ना, पूछता है भारत नहीं, पूछता है सवाल कि भाई क्या जो आपकी पिग आयरन है वो किस भट्टी में बनाई जाती है? तो पिग आयरन को हम लोग बनाते हैं किसमें? ब्लास्ट फर्नेस में। ब्लास्ट फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस। क्यों ब्लास्ट फर्नेस? किस लिए नाम पड़ा इसका? नॉर्मल फर्नेस है, ब्लास्ट क्यों नाम हुआ इसका? ब्लास्ट इसको बोलते हैं क्या है? देखिए, उसके बारे में हम लोग समझ लेंगे अभी। थोड़ा सा पहले एक छोटी सी चीज इसके बारे में समझते हैं। जो आपकी ब्लास्ट फर्नेस होती है ना, ये बहुत बड़ी होती है ना? लंबाई इसकी बहुत ज्यादा, लगभग 30 मीटर तक इसकी लंबाई हो सकती है। लंबाई का मतलब ऊंचाई। ये जो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, इसकी ऊंचाई कितनी हो सकती है? 30 मीटर तक हो सकती है। 30 मीटर तो ऊंचाई पूछता है इसका, है ना? तो ब्लास्ट फर्नेस के बारे में हम लोग अब समझेंगे। ब्लास्ट फर्नेस, इसकी जो ऊंचाई होती है, ऊंचाई 30 मीटर तक होती है। यानी 30 मीटर तक ऊंचाई। ये आप जो देख रहे हैं फर्नेस, भट्टी, ये लगभग 30 मीटर तक ऊंची होती है, बहुत ऊंची होती है। और इसका डायमीटर यानी कि इसकी चौड़ाई कितनी होती है? लगभग 6 से 10 मीटर, है ना? कितनी होती है चौड़ाई? चौड़ाई कहना नहीं सही रहेगा, व्यास, है ना? डायमीटर 6 से 10 मीटर। ये क्या होती है? इसका व्यास होता है। ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ना, ये 6 से 10 मीटर है, 6 से 10 मीटर। और ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं कितना है? ये लंबाई, ये कितना है? 30 मीटर। ये बना किसका होगा? ये जो दीवार यहाँ पे बनी हुई है, ये किसकी बनी होगी? ये बनी होती है स्टील की। ये किसकी बनी है दोस्त? ये बनी है आपकी स्टील की, है ना? स्टील की दीवारें होती हैं, और ये स्टील की दीवारें लगभग ऐसी बनाई जाती हैं कि 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या करें? ये सहन कर पाए, सहन कर पाए, है ना? 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या करें? ये सहन कर पाए। अब इसमें क्या है? इसका ब्लास्ट फर्नेस क्यों नाम है? यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? ट्यूर नाम एक दिख रहे हैं आप। इसका क्या नाम है? यहाँ पे एक जगह होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? TUYERE। क्या बोलते हैं? TUYERE। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्यूर बोलते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? प्री हीटेड एयर, क्या करते हैं? प्री हीटेड यानी कि पूर्व तापित हवा, यही बोलते हैं हिंदी में, हाँ, पूर्व तापित हवा हम लोग क्या करते हैं? यहां से भेजते हैं, भेजते हैं। कितने गर्म होती है हवा? तो लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी डाटा पूछता है। और 1000 डिग्री सेंटीग्रेड को हम लोग क्या करते हैं? हवा को इसके अंदर भेजते हैं। जैसे हम लोग अंदर हवा को भेजेंगे, इसमें जो फ्यूल, इसमें जो ईंधन हम लोग डालेंगे ब्लास्ट फर्नेस में, फ्यूल, वो क्या रहेगा? आपका कोक रहेगा, कोक रहेगा, है ना? फ्यूल के रूप में हम लोग क्या यूज करते हैं? कोक यूज करते हैं। यहाँ ऊपर से हम लोग कोक डालेंगे, यहाँ आयरन, ऊपर से हम लोग आयरन ओर डालेंगे। यही से हम लोग फ्लक्स भी डालते हैं।
क्या डालते हैं, फ्लक्स। फ्लक्स के रूप में हम लोग चूना डालते हैं। वो फ्लक्स इसलिए डालते हैं क्योंकि फ्लक्स जो है, फ्लक्स और आपका ओर यानी आपका जो अयस्क है जिससे हमको लोहा बनाना है, वो दोनों चीज़ें यहाँ से ऊपर से डालेंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, 200 से 300, यहाँ पे 500, यहाँ पे 900 950, यहाँ पे 1100 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ आते आते क्या होगा कि ये सारी चीज़ें मेल्ट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, मेल्ट हो जाएंगी। और जो आपका लोहा है वो लोहा क्या है, नीचे रहेगा। और स्लैग क्या होता है, हल्का होता है। जब कोई चीज़ हल्का होती है तो वो पानी में तैरती है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या होगा, आपका और तो पिघल गया, लोहा पिघल गया, और स्लैग क्या है, हल्का है। तो स्लैग कहाँ तैरेगा, ऊपर। तो स्लैग को निकालने के लिए क्या है, यहाँ से व्यवस्था होती है, स्लैग बाहर निकल जाता है यहाँ से, है ना। और लोहा क्या है, यहाँ से मोल्टेन मेटल यहाँ से निकल रहा है। देखिए क्या है, मोल्टेन आयरन। मोल्टेन आयरन नीचे से निकलता है और स्लैग आपका ऊपर से निकलता है। तो हम लोग यहाँ से क्या डालते हैं, चूना डालते हैं, लाइम डालते हैं, लाइम स्टोन डालते हैं, चूना पत्थर डालते हैं, जो कि स्लैग बनता है। और साथ में कोक भी यहीं से डालते हैं, यानी कि ईंधन भी हम लोग यहीं से डालते हैं। तो क्या है, यहाँ पे हम लोग पूर्व तापित हवा को भेजते हैं। जैसे ही पूर्व तापित हवा जो है अंदर इसके फर्नेस के अंदर पहुंचती है, ब्लास्ट होता है तेजी से, क्योंकि 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड अगर कहीं पे 200 डिग्री सेंटीग्रेड दे दीजिए तो आग लग जाती है ना। और यहाँ पे आप 1000 डिग्री सेंटीग्रेड भेज रहे हैं, जहाँ पे पहले से ईंधन भरा हुआ है, कोक भरा हुआ है, तेजी से ब्लास्ट होता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्ट फर्नेस बोलते हैं, है ना। तो कभी पूछा जाए तो ब्लास्ट फर्नेस हम लोग इसलिए बोलते हैं, पूर्व तापित हवा को क्या करते हैं, हम लोग भेजते हैं। हवा इधर से गई, इसको गर्म किया हवा ने, और हवा फिर इधर से क्या होती है, निकल जाती है, जलती है। यहाँ से क्या है, गैस, डस्ट, धूल किनारे किनारे से क्या होती है, निकल जाती है। ये क्या है दोस्त आपका, ये आपका है साथी ब्लास्ट फर्नेस, जिसमें आपकी क्या बन रही है, प्रगलन विधि द्वारा, स्मेल्टिंग विधि द्वारा आपका पिग आयरन बन रहा है। तो आज हमने पिग आयरन के बारे में समझा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बड़ा सिलेबस हमने बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से आपको कवर कराया है, और कोई भी चीज़ आपकी छूटी नहीं, इसमें कुछ भी हमने स्किप नहीं कराया है। तो इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे आगे भी। आगे हम लोग कौन सा टॉपिक हमारा हुआ है अभी बचा, अभी तो सारे ही बचे हुए हैं। और हमारे पास अभी आगे क्या है, आपका कास्ट आयरन है। क्या है, कास्ट आयरन है। तो आगे हम लोग कास्ट आयरन देखेंगे, फिर अलग अलग स्टील के बारे में हम लोग अब तो यहाँ पे पढ़ ही चुके हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, यही कार्बन की परसेंटेज ही बस थी। तो कास्ट आयरन को हम लोग कुपोला फर्नेस में बनाएंगे, देखेंगे। रॉट आयरन के बारे में देख लेंगे, और आपका क्या हो जाएगा, फेरस मेटल का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो ठीक है, आज की क्लास कवर हुई। और फिर से एक बार मैं आप सबको याद दिला दूं कि अगर कंप्लीट कोर्स आपको पढ़ना है तो देर ना करें। जब भी इस क्लास को आप देख रहे हैं, जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और जाएं अंदर, पढ़ाई को स्टार्ट करें। टेस्ट सीरीज़ मैंने अलग से भी डलवा दी है, टेस्ट आप देंगे, रियल एग्जाम का एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस टेस्ट सीरीज़ में इनरोल कराइए, जोड़िए, जिससे आपको रैंक पता चलेगी आपकी। इसके अलावा हमको कुछ सपोर्ट करने के लिए या अपने दोस्तों को सहयोग करने के लिए इस क्लास को आप शेयर कर सकते हैं। यूट्यूब वाली क्लास को, फ्री वाली क्लास को आप शेयर कर सकते हैं। और चाहते हैं कि ये क्लासेस आगे कंटिन्यू हों MPPGCL की, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार बनाए रखें, सहयोग करें, हर एक ग्रुप में भेजें। और इसके अलावा प्रैक्टिस बैच जो रहेगा वो मैं यूट्यूब पे ही कराऊंगा इसका, है ना। तो थ्योरी यहाँ पे चलेगी एप्लीकेशन पे, थ्योरी आपका ऑब्जेक्टिव आपका कहाँ चलेगा, यूट्यूब पे चलेगा। तो इसी शब्दों के साथ कि आप लोग सब्सक्राइब, शेयर, ये सारी चीज़ें करेंगे, और आशा भी यही है कि आप लोग नोट अपना तैयार कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। इस क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, क्योंकि क्लासेस जो हैं ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं तो बच्चे देखते नहीं हैं। आधी आधी दूर तक देखेंगे, फिर लगेगा कि यार क्लास में मज़ा नहीं आ रहा है। तो क्लास को एंजॉय करते रहिए। धन्यवाद।